नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मंगलवार को सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर राज्योत्सव का शुभारंभ किया और इसी मौके पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आगाज किया गया। इस बार ये आयोजन 1 से 3 नवंबर तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया जा रहा है और इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए 10 देशों के कलाकारों सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 कलाकार रायपुर में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो वहीं इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने भी नगाड़ा बजाया। 1 से 3 नवंबर तक राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। सभी प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आगाज की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। साथियों, इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन्हीं आदिम अधिकारों को बचाए रखने के लिए पूरी दुनिया को एकजुटता कायम करना है। पूरी दुनिया के आदिम संस्कृति मूल्यों को जब हम बचाए रखेंगे तभी हमारी एकजुटता कायम रहेगी। विकास की वह हमारी आदिम सोच भी बची रहेगी जो मनुष्यता को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। छत्तीसगढ़ आदिवासियों और किसानों का प्रदेश, इसमें 44% भूभाग जंगल का है। 22 प्रकार के जनजाति यहां निवास करते हैं। सभी जनजातियों की अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और उन संस्कृति में उन सारे संस्कृतियों को मिलाकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति बनती है। छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन में जिन मूल्यों को लेकर इसका निर्माण हुआ, हमारी सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कि जब हम लोगों ने शुरुआत की तब हमने यह सोचा था कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी संस्कृति की खूबसूरती पूरे देश और दुनिया में फैलाएंगे। लेकिन पहला ही आयोजन इतना सफल रहा कि आज इसका फलक बहुत बड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का तीसरा आयोजन है। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ के कई जिलों से आदिवासी कलाकारों के साथ ही देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार और कई देशों के 1500 से अधिक कलाकार हिस्सा लेने पहुंचे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के जरिए राज्य की आदिवासी कला और संस्कृति के साथ ही देश के अन्य राज्यों की आदिवासी कला और कलाकारों को आगे बढ़ाने और नई पहचान दिलाने के लिए बड़ा जरिया बन रहा है। सिक्किम के दल को आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं और ठीक उनके पीछे है त्रिपुरा का दल। त्रिपुरा देश विदेश से 1500 लगभग कलाकार जुटे। ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाच गान की प्रस्तुतियां जो हैं हो रही हैं। 3 दिनों तक कलाकारों का ये मेला चलता रहेगा और राज्योत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 3 दिन ये महोत्सव रहने वाला है। कई सारे कलाकार हैं और ये धूम राज्योत्सव की जो है 3 दिन ही देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य का महोत्सव का आगाज कल हो गया और ये 3 दिन तक चलने वाला है। ये राज्य बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है और इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी, पर्वतीय क्षेत्र होने के बाद भी, जिस तरीके से अपने जीवन को ये बहुत ही साधना के साथ जीते हैं, बहुत ही संतोष के साथ जीते हैं, बहुत ही। मंच पर सीएम की मौजूदगी में मिस्र, इंडोनेशिया, मालदीव, मोजाम्बिक और मंगोलिया, न्यूजीलैंड, रूस, रवांडा, सर्बिया, टोगो देश से आए आदिवासी कलाकारों ने मार्च पास्ट किया और नृत्य भी पेश किए। अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और आबादी के मामले में 15वें नंबर पर है। अपनी पारंपरिक
राज्योत्सव की धूम साफ तौर से देखी गई। ये 3 दिन कार्यक्रम चलने वाला है। ये महोत्सव 3 दिन चलने वाला है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। आगे बढ़ते हुए कलाकारों का मेला 3 दिनों तक चलेगा और ये राज्योत्सव की धूम तीनों दिन देखने को मिलेगी। अगर उत्साह, उल्लास और प्रेम का संचार करना है तो गीत, संगीत और नृत्य से बढ़कर राज्योत्सव की धूम की ये तस्वीरें हैं। महोत्सव का आगाज हो गया। सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। कई सारे कलाकार पहुंचे हैं और अपनी कलाकृतियां उन्होंने दिखाई हैं, अपनी प्रस्तुतियां उन्होंने दिखाई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग तस्वीरें, नाच गान की तस्वीरें। और हमारे साथ हमारे सहयोगी देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, 3 दिन का महोत्सव है, राज्योत्सव है, धूम उसकी हमने कल भी देखी। अभी जो बचे 2 दिन है, इसमें किस तरह की धूम देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है और निश्चित तौर पे आज भी मंच पर रंगारंग कार्यक्रम होंगे। और जिस तरह से देशी और विदेशी आदिवासी कलाकारों ने मंच पर छटा बिखेरी है पहले दिन, कुछ वैसा ही माहौल जो है वो आज भी दिखाई देगा। और जिस तरह से आज बताया ये जा रहा है कि जो राज्यों के कार्यक्रम होंगे उसमें प्रतियोगिताएं शुरू होंगी, जिसमें सभी राज्यों के जो कलाकार हैं वो अपनी विधा का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग कैटेगरीज रखी गई है कि विवाह संस्कार, इसके अलावा जो अन्य संस्कारों से जो कलाकार हैं, जो उनके रिचुअल्स होते हैं, वो एक तरह से मंच पर पेश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति से दूसरे राज्यों की संस्कृति किस तरह से भिन्न है। तो कुल मिलाकर मंच पर भी आज रंग बिरंगी छटा जो है वो देखने को मिलेगी। और खासकर सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र रहेगा वो विदेशी कलाकारों का कार्यक्रम रहेगा। तो इस बार 10 देशों के कलाकार शामिल हो रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार यहाँ पहुंच चुके हैं और 1500 कलाकारों की प्रस्तुति जो है वो राज्योत्सव या यूं कहें कि राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के मंच पर होने वाली है। आज भी रंग बिरंग समा बंधेगा, नृत्यों का कौशल देखने को मिलेगा, हुनर देखने को मिलेगा। और एक खास बात यह होती है कि आदिवासी नृत्यों में कदम, ताल, अनुशासन जो है वो एक जैसा होता है। भले भी भाषाई भिन्नताएं हैं, लेकिन एक तरह से फिलहाल जो राज्योत्सव में दिखाई दे रहा है सबकी भाषा एक ही है, उत्साह, उमंग और उल्लास की भाषा। तो कुल मिलाकर के आज भी यही माहौल राज्योत्सव में देखने को मिलेगा, जिसका दीदार करने के लिए आम जनता तो पहुंचेगी ही, साथ ही कई वीआईपी मंत्रियों की भी मौजूदगी जो है वो आज के कार्यक्रम में देखी जा सकती है। देवव्रत, वाकई ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होने जा रहा है और हमने धूम तो कल देखी और यही उम्मीद है कि आज भी जिस तरह का कल कार्यक्रम हुआ आज भी होगा और जितने कलाकार आए हैं वो वाकई धूम मचाएंगे। बहुत शुक्रिया। 22वें राज्योत्सव पर प्रदेश भर में 3 दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज राज्योत्सव का दूसरा दिन है। कार्यक्रम के पहले दिन छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य अलंकरण समारोह का शुभारंभ किया और सीएम भूपेश बघेल ने समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर कुल 41 पुरस्कार दिए गए हैं। जी हाँ, आज बिखराव के बात होते जोड़े के काम यदि हो थे तो छत्तीसगढ़ के नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के माध्यम से होते। आज 1 नवंबर धान खरीदी भी शुरू करें। आप सब मालूम है कि सरकार हमार बनीस 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर रहे हैं। दूसरा साल 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदें, तीसरा साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदें और इस साल के जो लक्ष्य है कि 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन के। मुझे विश्वास है कि हम अपने संसाधन का संतुलित और बेहतर उपयोग करते हुए देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल होंगे। मैं राज्य के सभी नागरिकों से यह भी कहना चाहती हूं कि वे इस राज्य के विकास के लिए अधिक से अधिक योगदान दें। मैं आशा करती हूं कि आप सभी का उत्साह और उमंग इसी तरह बना रहेगा और आप सभी के सपने अवश्य साकार होंगे। बलौदाबाजार में राज्योत्सव के मौके पर कलेक्टर रजत बंसल ने गिटार पर छत्तीसगढ़ मैया गीत गाकर लोगों का दिल जीत लिया।
प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। धान खरीदी का आज दूसरा दिन है। मंगलवार को खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर के मंदिर हसौद धान खरीदी केंद्र से इसकी शुरुआत की और इस साल धान खरीदी के लिए प्रदेश भर में 2497 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं प्रदेश भर में इस साल धान बेचने के लिए 25.72 लाख किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है, जिसमें करीब 61,000 नए किसानों ने अपना पंजीयन करवाया। रायपुर समेत 5 जिलों के धान खरीदी केंद्रों की तस्वीर आप देख रहे हैं। रायपुर, रायगढ़, गरियाबंद, कोरबा, कवर्धा में धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह है। पहले दिन कई जिलों में किसान अपना धान लेकर बेचने पहुंचे। खरीदी केंद्रों पर सरकार ने अच्छे इंतजाम भी किए हैं। धान खरीदी को लेकर बस्तर में चल रहे सहकारी समितियों का आंदोलन खत्म हो चुका है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के आश्वासन के बाद सहकारी समिति के कर्मचारियों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बस्तर संभाग के 329 सहकारी समिति के कर्मचारी आंदोलन पर थे। बुधवार से बस्तर के सभी इलाकों में धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। सहकारी समितियों के धान खरीदी केंद्रों में सुकत की राशि बढ़ाने, सुरक्षा खर्च में बढ़ोतरी सहित और मांगों को लेकर सहकारी समिति के कर्मचारी आंदोलन पर थे। सरगुजा जिले के चिलबिल गांव का पंडोपारा प्राथमिक स्कूल बदहाली कर मार झेल रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी की लापरवाही के कारण प्राइमरी स्कूल में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। ऐसे में शिक्षक जमीन पर लिखकर बच्चों को पढ़ाते हैं। 6 बच्चों में यहां 2 शिक्षक पदस्थ हैं। मामला सामने आने के बाद संयुक्त संचालक ने खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मंगाई और रिपोर्ट आने के बाद खामियों को सुधारने की बात कही। विकासखंड शिक्षा अधिकारी से चर्चा हुई है मेरी, और कल हमने उनसे एक रिपोर्ट मांगी है इस संबंध में। और अगर ये चीज़ें बहुत गंभीर प्रवृत्ति की है और अगर ये चीज़ें प्रूफ होती है तो हम ये मानते हैं कि निरीक्षण की व्यवस्था, जिसको हमने काफ़ी प्राथमिकता से किया था, निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। सर, पढ़ाने में ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। छोटी स्लेट मिले उसी से या तो शब्द कार्ड से ऐसे ही पढ़ाते हैं सर। ब्लैक बोर्ड के लिए कहीं आपने मांग किया था क्या? हाँ, एचएम को बोले थे कि परेशानी होती है हमको बच्चों को पढ़ाने में। हाँ। बच्चे लिखते हैं जमीन में कभी। अभी स्कूल तो 1.5 साल से चल रहे। सॉरी, बच्चों को छोटी स्लेट है या तो शब्द कार्ड से या तो जमीन पे चौक के द्वारा पढ़ाती हूँ। ये सरकारी स्कूल की बदहाल तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर ब्लैक बोर्ड तक नहीं और टीचर जो है वो जमीन पर लिख करके बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या है वहां पर असलियत में जो स्थिति है वो क्या है, वो हमारे सहयोगी बताएंगे। श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, तस्वीरें हमने देखी, किस तरह बदहाली की तस्वीरें हैं स्कूल की। आखिर ऐसी स्थिति कब से बनी हुई है, कब स्कूल की शुरुआत हुई थी, क्या बच्चे इसी तरह पढ़ते आ रहे हैं और अब यह आश्वासन क्या? बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से सरगुजा जिले के जो दूरस्थ अंचल हैं वो लगातार जो है स्कूल के जर्जर भवन और तमाम चीजें की खबरें निकल कर आती है, लेकिन ये जो मामला है ये लखनपुर विकासखंड अंतर्गत चिलबिल गांव पड़ता है। वहां एक पंडोपारा में प्राथमिक स्कूल है। यहाँ पर आपको बता दूं कि इतना बदहाल है कि वहां एक ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। ब्लैक बोर्ड की मांग लगातार वहां के जो शिक्षक है वो करते आए हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या जो संकुल समन्वयक होते हैं उनको 3-4 स्कूल जो है निरीक्षण करने का रहता है। ये भी है कि वो लगातार निरीक्षण तो करते हैं, लेकिन इस जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, उसको नजर नहीं आया। और यही वजह है कि वहां जो शिक्षक हैं वो लगातार 1.5-2 साल हो चुके हैं। मैं कहता हूं कि जब से स्कूल बना होगा तब से ब्लैक बोर्ड नहीं है और वो जो है जमीन में बच्चों को पढ़ाते हैं। चूंकि वो विशेष जनजाति स्कूल, जो विशेष जनजाति जो बच्चे हैं उनके लिए वो स्कूल खोला गया है। उसका नाम भी है पंडोपारा स्कूल। हालांकि वहां बच्चे 6 हैं और 2 शिक्षक हैं, लेकिन वो जो शिक्षक हैं वो कैसे पढ़ाते होंगे ये समझ में नहीं आता। जिस तरह से वो शिक्षक से हमने जब बात की और उन्होंने कहा कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं है, हम उसको जमीन पे चौक के माध्यम से लिख करके पढ़ाते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा का स्तर उन बच्चों को कैसा होगा। जिस तरह से जो संकुल समन्वयक है उनका जो मॉनिटरिंग करने का तरीका या जिम्मेदार अधिकारी जो होते हैं, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी, जिनको इन तमाम जो विद्यालय हैं उनको देख रेख और अच्छे ढंग से सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेदारी रहती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को नहीं मिल रही है ऋतु।
ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए श्रवण। कवर्धा से बड़ी खबर है, गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। बस स्टैंड परिसर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बस स्टैंड पर बड़ा हादसा टला है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने बस स्टैंड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगी पर समय रहता आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बैगा के झाड़ फूंक से ग्रामीण की मौत का यह पूरा मामला है। आरोपी बैगा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। त्रिशूल और झाड़ फूंक की सामग्री भी जब्त की है। बैगा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। झाड़ फूंक के नाम पर ग्रामीण को गरम त्रिशूल से दागा था। मस्तूरी पुलिस ने आरोपी बैगा को गिरफ्तार कर लिया है। ये व्यक्ति रहने वाला रतनपुर क्षेत्र का था और जिससे ये इलाज करा रहा था ये मस्तूरी एरिया का एक बैगा व्यक्ति एक था और इसके द्वारा जो इलाज किया गया उसमें एक त्रिशूल का उपयोग किया गया, जिसमें त्रिशूल को गर्म करके इसकी बॉडी पे लगाया गया। पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि उसी कारण से उसकी मृत्यु हुई है। शॉर्ट पीएम करने के बाद इसमें 0 में रतनपुर में मर्ग कायम किया गया था और उसके बाद धारा 302 में मस्तूरी में अपराध कायम किया गया है और वर्तमान में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी भी कर। बिलासपुर से बड़ी खबर है। बिलासपुर से फरार 3 आरोपी भोपाल से गिरफ्तार हुए हैं। सूदखोरी और आत्महत्या के लिए उकसाने का इन पर आरोप है। बिलासपुर की सकरी पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। सूदखोरी से परेशान होकर व्यवसायी ने आत्महत्या की थी। सुसाइड नोट में मौत के लिए सूदखोरों को जिम्मेदार बताया था। दुर्ग में सरेआम उठाई गिरोह ने एक व्यक्ति का 2,70,000 रुपए का बैग पार कर दिया। बैंक से पैसा निकालकर लौट रहे मोहम्मद नसीम को 4 लोगों ने पैसा गिरा होने का झांसा देते हुए उसकी बाइक की डिक्की से 2,70,000 रुपए पार कर दिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी की पहचान कर ली गई है। वो तेलंगाना का रहने वाला है और इस तरह की घटना को अंजाम देने का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।